हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं और ये कैसे काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद भी कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन्स है। इसे हम इन्फोर्समेंट ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 17 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी और सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में। चैप्टर 5 आर्टिकल 23 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में बताता है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होंगे, जिसमें से 5 मेंबर होंगे वो परमानेंट मेंबर होंगे और 10 मेंबर होंगे वो नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसे हर 2 साल की टर्म के लिए जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इन्हें इलेक्ट करते वक्त ये देखा जाता है जो मेंबर कंट्री हैं उनका इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को लेके और जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, पर्पज हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकली 10 सीट की हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर की सीट्स हैं उसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि जो 5 सीट हैं वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट के लिए है, 1 सीट है वो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट के लिए है, 2 सीट है वो लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट के लिए है और 2 सीट है वो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट के लिए है। इंडिया अब तक 8 बार इसका मेंबर बन चुका है। इंडिया की 8वीं टर्म है वो 2021 से लेकर 2022 तक होगी। 8वीं टर्म के लिए इंडिया को 192 में से 184 वैलिड वोट मिले थे। सबसे पहले इंडिया 1950 से लेकर 1951 तक इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। जो नॉन परमानेंट मेंबर रिटायर हो रहा है वो इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होता। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी के बारे में। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने चेंज होती रहती है। जो मेंबर स्टेट है उसके अल्फाबेटिक नाम के हिसाब से, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से उसकी जो मेंबर प्रेसिडेंसी है वो चेंज होती है। जैसे जो जून 2020 की प्रेसिडेंसी थी वो फ्रांस के पास थी, जुलाई की जो प्रेसिडेंसी है वो जर्मनी के पास है और जो अगस्त 2020 की प्रेसिडेंसी होगी वो इंडोनेशिया के पास होगी। अब बात कर लेते हैं वोटिंग प्रोसीजर के बारे में। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी काम होता है वो वोटिंग के थ्रू होता है। तो हर एक जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है उसके पास एक वोट होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रोसीजरल रिलेटेड मैटर हैं उसके लिए 9 मेंबर का अफर्मेटिव वोट चाहिए। प्रोसीजरल मैटर को छोड़ के जो सब्सटेंशियल मैटर हैं, आर्टिकल 27(3) चार्टर का ये कहता है जो सब्सटेंशियल मैटर हैं उसके लिए जो डिसीजन है वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनका कनकरिंग वोट भी सब्सटेंशियल मैटर को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो इसमें अब आता है वीटो। वीटो क्या है? वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई फॉरबिड। तो वीटो एक ऐसी पावर है जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के बीच में डिस्टिंक्शन करती है। तो हम कहते हैं वीटो एक स्पेशल वोटिंग पावर है जिसे हम राइट टू वीटो कहते हैं, जो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर के पास ही होती है। अगर कोई भी 5 परमानेंट मेंबर नेगेटिव वोट कास्ट कर देते हैं, जो रेजोल्यूशन है या डिसीजन है वो प्रूव नहीं होगा। अगर कोई परमानेंट मेंबर है उस रेजोल्यूशन जो प्रपोज्ड रेजोल्यूशन के साथ है वो पूरी तरह एग्री नहीं कर रहा और वो उसे वीटो भी कास्ट नहीं करना चाहता, तो वो मेंबर है वो अपने आप को वोटिंग से अलग कर सकता है। अगर वो अपने आप को वोटिंग से अलग करता है और उसके बाद 9 मेंबर का अफर्मेटिव वोट मिल जाता है तो वो रेजोल्यूशन या प्रपोज्ड रेजोल्यूशन है वो प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन एंड पावर के बारे में। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट को अगर यूनाइटेड नेशन का कोई प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ही है। सिक्योरिटी काउंसिल जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करती है, ड्यूटी डिस्चार्ज करती है, वो मेंबर स्टेट के बिहाफ पे ही करती है और जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पजेस हैं या प्रिंसिपल हैं उसके हिसाब से ही वो कार्य करती है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है वो एनुअल रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है, अगर ज़रूरत है तो स्पेशल रिपोर्ट भी जनरल असेंबली को सबमिट करती है। इसके अलावा दुनिया में हथियारों के प्रसार को रेगुलेट करने के लिए मिलिट्री स्टाफ कमेटी के साथ मिलकर प्लान भी सिक्योरिटी काउंसिल बनाती है। अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है। अब ये काम सिक्योरिटी काउंसिल 2 तरीके से करती है। पहले वो पीसफुल सेटलमेंट में जाएगी। अगर वो पीसफुल सेटलमेंट से वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम नहीं बनता या अंतर्राष्ट्रीय शांति वो मेंटेन नहीं होती तो उसके लिए बाद में वो आर्मड फोर्स का इस्तेमाल भी करेगी।
तो सबसे पहले पीसफुल सेटलमेंट में, तो अगर कोई भी पार्टी या कोई भी जो देश है वो किसी डिस्प्यूट में है और वो जो डिस्प्यूट है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो सबसे पहले जो पार्टी हैं वो अपने जो लोकल अरेंजमेंट है, रीजनल एजेंसीज हैं, उनके थ्रू उसका रेजोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगी, नेगोशिएशन के देखेंगे, इंक्वायरी करेंगी, मेडिएशन या कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन या जुडिशियल कोई भी जो मेजरमेंट है वो लेके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कोई भी ऐसा जो रेजोल्यूशन वो अडॉप्ट कर रहे हैं या जैसा कोई भी जो डिस्प्यूट के लिए वो मेजरमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल अपनी तरफ से कोई भी ऐसा मेथड उनको अडॉप्ट करने के लिए रिकमेंड कर सकती है। तो इसके अलावा अगर वो डिस्प्यूट पीसफुल तरीके से सॉल्व नहीं होता तो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आर्मड फोर्स का इस्तेमाल करेगी। तो आर्मड फोर्स के इस्तेमाल से पहले सिक्योरिटी काउंसिल है वो ये देखेगी क्या उससे जो डिस्प्यूट है वो एक इकोनॉमिक जो रिलेशन है उस कंट्री के साथ उसको इंटरप्ट करने से या उसकी कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करने से या डिप्लोमेटिक तरीके से उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट या प्रेशर किया जा सकता है उस कंट्री पे, तो ताजो वो डिस्प्यूट है सॉर्ट आउट हो जाए। अगर वो ये तरीके काम नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आर्टिकल 22 ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अनुसार आर्मड फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो आर्मड फोर्स के इस्तेमाल के लिए वो जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री है उनकी हेल्प ले सकती है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आर्मड फोर्स का इस्तेमाल करेगी वो मिलिट्री स्टाफ कमेटी की कंसल्टेंट्स के साथ ही करेगी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी मेंबर कंट्री को उसमें ट्रूप भेजने के लिए या पीस कीपिंग मिशन के लिए कॉल करती है तो उस कंट्री को उसके लिए सहयोग के लिए इमीडिएटली रेडी रहना पड़ेगा। जैसे इंडिया अब तक 43 पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट कर चुका है और उसका जो टोटल ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन है वो 1,80,000 से ऊपर है। 2014 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर कंट्री था। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल जो मिलिट्री स्टाफ कमेटी की एडवाइस पे ही काम करेगी। अगर किसी देश के साथ कोई इकोनॉमिक पाबंदियों के साथ किसी दूसरी कंट्री जो मेंबर स्टेट है उसको कोई दिक्कत हो रही है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के साथ इमीडिएटली कंसल्ट कर सकता है। अगर कोई देश एक्ट ऑफ अग्रेशन करता है एक दूसरी स्टेट के साथ, एक्ट ऑफ अग्रेशन मीन्स किसी एक देश दूसरे देश पे आर्मड फोर्स से अटैक करता है तो जो डिफेंडिंग स्टेट है वो अपने आप में सेल्फ डिफेंस में कोई भी मेजरमेंट कोई भी जो उपाय है वो कर सकती है। अगर कोई भी वो ऐसा उपाय करती है तो उसे सिक्योरिटी काउंसिल को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आर्मड फोर्स के थ्रू या पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू जैसे भी हो सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के सुरक्षा के लिए जो डिस्प्यूट है उसे वो ख़त्म करे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है वो नए मेंबर स्टेट की एडमिशन के लिए क्या रोल है। कोई भी अगर देश जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन लगेंगी। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर ही उस देश को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाएगा। तो ये था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।